कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 7। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाकर कैबिन से बाहर आकर 5th फ्लोर पर बने रेस्ट रूम में कनक को बेड पर लेटा दिया। कनक बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। आपने ऐसा क्यों किया सर? वंश कनक को बेड पर लेटाकर जैसे ही उठने को हुआ तो उसने देखा कि कनक ने अपने हाथों में उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा है। वंश कनक के हाथों से अपनी शर्ट को छुड़ाकर कनक को ब्लैंकेट से कवर कर उस रूम से बाहर चला गया। वंश अपने कैबिन में आकर बैठा तो यश कैबिन में आकर वंश से कहा, बॉस उनकी डिलीवरी रात के 2 बजे होने वाली है और इस डिलीवरी को इस बार मुस्तफा करेगा और उसने अपनी डिलीवरी करने के लिए आज रात निकल रहे डिनर क्रूज को चुना है। हमारे आदमियों से हमें पता चला है कि उस क्रूज पर वह सभी इन्वेस्टर आएंगे जो ड्रग सप्लाई करते हैं। वह ड्रग के बदले इंडियन की लड़कियों को लेकर जाएंगे और यह सप्लाई मिस्टर अधिराज गोयल कर रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूज में इंटर करना, क्योंकि क्रूज में इंटर करने के लिए हमें कुछ पासवर्ड बताने पड़ेंगे जो सिर्फ अधिराज गोयल के आदमियों के पता है। यश की बात सुन वंश ने कहा, यह वही मुस्तफा है ना जिसकी 2 कमजोरी है, दारू और लड़की। क्रूज तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, पहला हाईवे, दूसरा जंगल और तीसरा हमारा रास्ता। जंगल और हाईवे के रास्ते को ब्लॉक करो, वह मजबूरन तीसरा रास्ता जरूर अपनाएंगे और इस तरह ब्लॉक करना कि किसी को शक ना हो। यह हमारा आखिरी मौका है शैडो वर्ल्ड में जाने का। अगर हम आज नाकाम हुए तो हमें बहुत इंतजार करना पड़ सकता है और हम इस शैडो वर्ल्ड को कभी जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। शैडो और ब्लैक वर्ल्ड को खत्म करने के लिए मिस गोयल आखिरी रास्ता है। अगर उसके बाप के बनाई गई शैडो वर्ल्ड की इलीगल दुनिया बर्बाद करना है तो मिस गोयल को मुहरे की तरह इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वह उस रात मुझसे नहीं मिली होती तो उसकी आइडेंटिटी कभी मुझे पता नहीं चलती। अब तक मैंने रूहान की जान खतरे में डालकर ब्लैक वर्ल्ड को पकड़ना चाहा, लेकिन अब मिस गोयल ही हमें उन दोनों वर्ल्ड के लीडर तक ले जाएंगी। क्योंकि कुछ भी हो जाए मिस्टर अधिराज गोयल अपनी बेटी पर एक खरोच नहीं आने देगा। वंश की बात सुन यश ने डरते हुए वंश से कहा, बॉस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बॉस मिस गोयल को यहाँ से जाने दीजिए। वह सिर्फ अभी 19 साल की है। वह इस इलीगल दुनिया में अपना वजूद खो देगी, उनकी मासूमियत खत्म हो जाएगी। अगर आप उन्हें उनके पापा का सच बता देंगे तो वह जरूर आपका साथ देंगी। आपको उनके साथ इतना रूड नहीं होना पड़ेगा। प्लीज बॉस मिस गोयल को जाने दीजिए, उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने है। आप उन्हें टॉर्चर करके गलत कर रहे हैं। यश बोले जा रहा था कि वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में यश से कहा, शट अप। वंश के इस तरह चिल्लाने से यश खामोश हो गया। वंश चेयर से उठकर यश के पास आकर यश के गले पर अपना हाथ रखकर यश से कहा, तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ और तुम्हारी मिस गोयल अपनी परछाई से भी ज़्यादा अपने बाप पर भरोसा करती है। और एक बात, तुम्हारे अंदर उसके लिए जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है उसे वहीं रोक दो, वरना मैंने तो सिर्फ अभी तुम्हारे गले पर हाथ रखा। अगर तुमने उससे प्यार किया तो मैं तुम्हारे गर्दन को तोड़ने में वक्त नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वह वंश राय सिंघानिया के दुश्मन की बेटी है। उसे टॉर्चर, परेशान और उसे दर्द देने का हक सिर्फ वंश राय सिंघानिया का है। उसे प्यार करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, खुद को भी नहीं। और तुम भूल रहे हो उसके बाप ने उससे कहीं ज़्यादा कम उम्र की लड़कियों को दूसरे देशों में सप्लाई किया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। मैं सिर्फ उसके बाप को एहसास दिलाना चाहता हूँ और मैं वह ज़रूर करूँगा। अगर तुम्हें और लूसा को इसमें प्रॉब्लम है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वंश ने अपने हाथों को यश के गले से हटाकर अपने हाथों को अपने पॉकेट में डालते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है, यहाँ से जाओ और जाकर दोनों रास्ते को ब्लॉक करो और इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? तुम्हारी एक गलती की कीमत तुम्हारी मासूम मिस गोयल चुकाएंगी। वंश की बात सुन यश वहाँ से चला गया। वंश अपने कैबिन से निकलकर कनक के रूम में आया तो कनक को बेड पर बेहोश पाया। वंश कनक के चेहरे को देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारे चेहरे में कौन सी मासूमियत है जो मेरे सबसे खास आदमी तुम्हारी तरफ हो रहे हैं? आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना रही हो? तुम कुछ ना कर कर भी बहुत कुछ कर रही हो। तुम्हारी मासूमियत में बहुत पावर है, इसलिए तो तुमने मेरे घर की नींव हिला दी। मेरे सबसे वफादार दोनों बॉडीगार्ड जो मुझसे कभी सवाल नहीं करते थे, आज वह तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वंश ने एक नज़र कनक को देखा और वहाँ से चला गया। रात का वक्त था। वंश कनक को लेने आया था, तभी उसकी नज़र कनक के होठों पर पड़ी। कनक के होठ देख वह हैरान हो गया। उसके होठ बिल्कुल नीले हो गए थे। वंश जल्दी से कनक के पास जाकर कनक के सिर को अपनी गोद में रखते हुए कनक के गाल को थपथपाते हुए कहा, वेकअप, क्या हो रहा है?
तुम्हें। कनक बेहोशी की हालत में काँप रही थी। उसकी पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ती जा रही थी। वंश कनक के हाथों को अपने हाथों में लेकर रब करने लगा, लेकिन उसका यह सब काम करना कनक पर कोई असर नहीं कर रहा था। कनक वक्त के साथ ठंडी पड़ती जा रही थी। उसकी सांसें भी धीरे होने लगी थी। कनक की बिगड़ती तबीयत देख वंश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपना फ़ोन निकालकर जैसे ही किसी को कॉल लगाने को हुआ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वंश ने लैंडलाइन से सबको फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। सारे स्टाफ जा चुके थे। लूसा और यश दोनों रास्तों को ब्लॉक करने के लिए भी निकल चुके थे। इस वक्त ऑफिस में कनक और वंश के अलावा कोई नहीं था। वंश अपने जैकेट को उतारकर कनक को पहना दिया। वह जल्दी से रेस्ट रूम से बाहर निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर गया तो वहां कोई नहीं था। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। वंश का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उसने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर का कॉल लग नहीं रहा था। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। ऐसा लग रहा था आज मौसम भी वंश के खिलाफ था। इस तरह अचानक से बिगड़ते मौसम को देख वंश हैरान था। तभी वहाँ पावर कट हो गई। वंश को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज ही सारी प्रॉब्लम शुरू होनी थी। वंश अंधेरे में कैंडल को ढूंढने लगा। वह अंधेरे में चलते हुए किचन में गया और किचन में से कैंडल को लेकर सीढ़ियों से 5th फ्लोर पर जाने लगा। वह सीढ़ियों को चढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। उसे बहुत गर्मी होने लगी थी। जब वह कैंडल लेकर रूम में आया तो देखा कनक ठंड से काँप रही है। वंश ने उस कैंडल से रूम में रखे कैंडल जो स्टैंड पर रखी थी जला दिया था। कैंडल जलाने से रूम में पीली रोशनी से भर गया। कैंडल की पीली रोशनी में कनक का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। वंश कनक के पास आकर बॉडी टेम्परेचर को चेक किया तो कनक इस वक्त बर्फ की तरह ठंडी थी। वंश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। तभी वंश को अपने ट्रेनिंग के वक्त की 2 बातें याद आई। वंश को याद आया कि उसकी ट्रेनिंग के समय उसे बताया गया था कि बॉडी को काले कपड़े से कवर करो तो बॉडी गर्म होने लगती है। पहली बात सोचते ही वंश जल्दी से रेस्ट रूम में मौजूद कबोर्ड के पास जाकर काला कपड़ा तलाश करने लगा, लेकिन उसे कबोर्ड में काला कपड़ा कहीं नहीं मिला। अपने कबोर्ड में ब्लैक कपड़ा ना पाकर वंश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश ने गुस्से से कबोर्ड के डोर को बंद करते हुए कहा, डैम इट। वंश को अपने दी गई ट्रेनिंग में दूसरा ऑप्शन याद आया, बॉडी को बॉडी से गर्माहट देना। दूसरी बात याद आते ही वंश कनक के पास जाकर बेड पर कनक के करीब बैठते हुए 3 ब्लैंकेट और कनक को कवर करते हुए खुद कनक के पास लेट गया। वंश को कनक के पास सोए हुए 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कनक पर कोई असर नहीं हो रहा था। कनक अभी भी उसी तरह ठंडी पड़ी थी। वंश को कनक की हालत देख बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वंश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कनक के करीब जाना, और वह यह करना नहीं चाहता था, लेकिन कनक की जान बचाने के लिए उसे कनक के क्लोज जाना पड़ेगा। वंश बेड से उठकर अपनी हैंडकरचिप निकालकर अपनी आंखों पर बांधकर कनक के करीब आया। कनक अभी भी बेहोश थी। वंश के आंखों पर अभी भी पट्टी थी, जिस वजह से वह कनक को नहीं देख पा रहा था। वंश के इस फैसले से शायद कुदरत भी नाराज हो गई थी, जिस वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज बिजली कड़क रही थी। हवा में तूफान उमड़ रहा था। आज का मौसम देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है। वंश के करीब आने से कनक की बॉडी गर्म हो रही थी, लेकिन उसके होंठ अभी भी नीले और काँप रहे थे। यह सब करते हुए करीब 2 घंटे हो गए थे। वंश पसीने से भीग गया था। कनक की बॉडी भी अब नॉर्मल हो गई थी। वंश कनक को अपनी बाहों में पकड़े हुए ही सो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात और गहरी रात में ढल गई और रात के 11 बज गए। कनक को होश आ रहा था। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी थी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों के सामने वंश की नेक्ड चेस्ट दिखी। अपने आप को वंश की खुली बाहों में देख कनक को एक बड़ा सा शौक लगा। उसकी आंखें अपने आप आंसुओं से भर गई। शौक की वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। कनक वंश की बाहों से निकलने लगी तो वंश जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी नींद खुल गई। वंश कनक के फोrehead को अपने हाथों से छूते हुए चेक किया तो देखा कि कनक की बॉडी फिर से ठंडी पड़ने लगी है। कनक ने डरते हुए वंश से पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं और आपने शर्ट क्यों नहीं पहना है? आप मुझे छोड़िए सर।
कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, चुपचाप से लेटी रहो। वह इससे आगे कुछ कहता उससे पहले कनक ने अपने नाखूनों से वंश के चेस्ट में गड़ाते हुए उससे कहा, आप मुझे छोड़िए सर, यह क्या कर रहे हैं आप? सर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कनक के इस तरह नाखून धंसाने से वंश ने कनक को छोड़ दिया और बेड से खड़ा हो गया। वंश को बिना शर्ट में देख कनक अपनी आंखें बंद कर वंश से पूछा, आप क्या कर रहे थे सर मेरे साथ? और आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? और आपने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधा है? क्या किया है आपने मेरे साथ? कनक के सवाल सुन वंश ने कनक से कहा, अपने कपड़े पहन लो क्योंकि 1 घंटे में हमें कसीनो के लिए निकलना है। वंश की बात सुन कनक ने हैरानी से वंश के शब्द को दोहराते हुए कहा, अपने कपड़े पहन लो मतलब? इतना कहकर कनक ने जब खुद को देखा तो वह शॉक हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया हो। कनक जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर अपनी कुर्ती को साइड से उठाकर पहनते हुए बेड से उठकर वंश के पास जाकर वंश के शोल्डर पर अपनी हाथ रख वंश को अपनी तरफ पलटकर वंश से पूछा, आपने क्या किया है मेरे साथ? सर, क्या आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी? कनक इस वक्त गुस्से से काँप रही थी। वंश ने आज पहली बार कनक को इतने गुस्से में देखा था। कनक की वाइट स्किन रेड होने लगी थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, यह करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तुम्हारी बॉडी ठंडी पड़ती जा रही थी और मैं इस वक्त तुम्हें मरने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती हो। तुम्हारे कमीने बाप को ख़त्म करने के लिए तुम्हें जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। मिस गोयल, वंश की यह बात सुन वह उसकी जान से ज़्यादा कीमती है तो कनक को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, लेकिन वंश की पूरी बात सुनते ही कनक का दिल फिर से टूट गया। कनक अपने कदम वंश के करीब बढ़ाकर वंश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप और कितना नीचे गिरेंगे सर? क्या किया है मेरे पापा ने? अपनी गलती को मेरे पापा के ऊपर डालना बंद करिए, समझे आप? वंश कनक के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर कनक को घुमाकर कनक के हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ से लगाकर अपनी कोल्ड आवाज़ में कनक के कान में कहा, वंश राय सिंघानिया को बदतमीजी पसंद नहीं है। और एक बात, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें जिंदा जमीन में दफना सकता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी हदें पार कर सकता हूँ। समझ आया तुम्हें? इतना कहकर वंश ने एक झटके से कनक को बेड पर धक्का दे दिया। कनक मुंह के बल बेड पर गिर गई। आखिर वंश अपने बदले में कितना क्रूएल होगा? क्या कनक खुद को संभाल पाएगी या बिखर जाएगी? अगर आपको इस कहानी का आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।